अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 एंजाइम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। टॉपिक आज का है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी हम लोग ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे जो असरअंदाज होती है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर, वो चीज़ें जो एंजाइम की रफ्तार को तेज़ कर सकती हैं या उसको स्लो कर सकती है। ऐसे फैक्टर पढ़ेंगे हम। पहली बात ये कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। आप पढ़ चुके हैं कि एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है और ये शेप दरअसल उस एंजाइम के अंदर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड की तादाद और उनकी अक़साम की वजह से होती है। और हर एंजाइम की एक ख़ास एक्टिव साइट भी होती है। इस वजह से एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस एंजाइम की शेप को चेंज कर दे, वो फैक्टर एंजाइम के काम करने की रफ्तार के ऊपर असरअंदाज होगा। जैसे आप एंजाइम को अगर गर्म करें, इसी एंजाइम का स्ट्रक्चर मिसाल के तौर पर चेंज हो के ये हो गया, अब तो ये एंजाइम अब काम करना बंद कर देगा। आपने गर्म किया, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यानी कि एनी फैक्टर हु कैन चेंज केमिस्ट्री, यानी कि तरकीब एंड शेप, कैन अल्टर कैटालिसिस। वो एंजाइम के काम करने को ही कैटालिसिस कहते हैं। वो कैटालाइसिस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो हमारे पास 4 फैक्टर हैं जो एंजाइम की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। एक फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन के बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तीसरा फैक्टर होगा टेम्परेचर और चौथा फैक्टर हम पढ़ेंगे पीएच। पहला फैक्टर शुरू करते हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार। तो एंजाइम की मिकदार किस तरीके से एंजाइम के रेट के ऊपर असरअंदाज होती है। यहाँ पे मैं आपको रेट के बारे में समझा दूँ कि रेट एक्चुअली होता क्या है। रेट को हम कहते हैं रफ्तार। अब रफ्तार क्या है? सपोज आपके पास एक एंजाइम है, ये वाला। अब ये एंजाइम जो है, इसके पास ये कुछ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है, ये समझ ले सबस्ट्रेट है। एंजाइम ने इनके साथ रिएक्ट किया और एंजाइम जो है वो एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, 1 मॉलिक्यूल पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर एक मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका रेट है इस एंजाइम का, 1 मॉलिक्यूल पर सेकंड। अगर ये 2 को कन्वर्ट करे, इसका रेट ज़्यादा होगा। अगर ये 2 सेकंड के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, इसका मतलब है इसका रेट कम हो गया। अब रेट की आपको समझ आ गई, यानी रफ्तार के वो एंजाइम कितनी तेज़ी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है। इफ़ अनलिमिटेड सबस्ट्रेट, अगर आपके पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी मिकदार में आपके पास सबस्ट्रेट ही सबस्ट्रेट है, उन सबको आपने प्रोडक्ट बनाना है, तो सिंपली आपको पता है कि फिर अगर आप एंजाइम को बढ़ाते जाएं, पहले आपके पास एक एंजाइम है, वो एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा है 1 सेकंड में। अगर आप एंजाइम को 2 कर दें तो ज़ाहिरी बात है फिर 2 मॉलिक्यूल पर सेकंड। अगर एंजाइम को 10 कर दें फिर 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड, यानी प्रोडक्ट आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, उसके अंदर आपके पास एक मशीन है, वो कम काम करेगी। अब 2 मशीनें कर दे, वो ज़्यादा काम करेंगी। आप और बढ़ाते जाएं, रफ्तार बढ़ती जाएगी, आपके प्रोडक्ट, आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी। लेकिन इफ़ सबस्ट्रेट इज़ कांस्टेंट, अगर आप सबस्ट्रेट की मिकदार को कांस्टेंट रखें, देन बाय इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, फिर एंजाइम की मिकदार को बढ़ाते जाएं, तो शुरू के अंदर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। यानी शुरू के अंदर जो आपका रेट है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एंजाइम की कंसंट्रेशन के। मिसाल मैं देता हूँ, आपके पास सबस्ट्रेट के 1000 मॉलिक्यूल है, एंजाइम आपके पास सिर्फ 10 हैं, तो शुरू के अंदर आपका रेट कम होगा, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड होगा। अब एंजाइम इंक्रीज कर दे, 100 कर दें, आपका रेट और बढ़ जाएगा, रेट आपका 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड हो जाएगा।
फिर आप क्या करेंगे, एंजाइम को और इंक्रीज करें, 1000 कर दें, एंजाइम भी 1000 और सबस्ट्रेट भी आपके पास से 1000 है। अब क्या होगा, आपका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1000 1K पर सेकंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करें, आप एंजाइम को कर दें 1200, सबस्ट्रेट आपके पास सिर्फ 1000 ही है, अब रेट बढ़ेगा नहीं, रेट आपका 1000 मॉलिक्यूल पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट ख़त्म हो चुके हैं। एंजाइम तो आपके पास हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास फैक्ट्री में मशीनें तो अभी भी लगी हुई हैं, मशीनों के ऊपर जिस चीज़ पे आपने काम करना है वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो मज़ीद रेट नहीं बढ़ेगा इस लिमिट के बाद। और कौन सी लिमिट, व्हेन सबस्ट्रेट is not present in a reaction by increasing enzyme concentration does not increase rate of reaction। ये पहला फैक्टर हो गया। अब है जी हमारे पास दूसरा फैक्टर विच इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाएं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर आपके पास सबस्ट्रेट ऑलरेडी बहुत ही कम है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि रेट जो है वो आपका रफ्तार जो है वो रिएक्शन की सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ़ यू हैव लेस सबस्ट्रेट, यानी आपके पास एंजाइम काफ़ी ज़्यादा हैं, शुरू में सबस्ट्रेट आपके पास थोड़े कम हैं, तो आप सबस्ट्रेट को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, एंजाइम तो मौजूद है, तो वैसे वैसे आपकी प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। इसको मैं आपको आगे चल के इसी टॉपिक में एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक बात ये कि इफ़ एंजाइम कांस्टेंट, अगर आप एंजाइम की मिकदार को कांस्टेंट रखें, एंजाइम को चेंज ना करें, एंड सबस्ट्रेट इज इंक्रीजिंग, सबस्ट्रेट बढ़ाते चले जाएं, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, एंजाइम आपके पास फिक्स्ड है, अ पॉइंट इज रीचेज व्हेन देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन रेट बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट। फिर एक पॉइंट आएगा जब नो फर्दर इंक्रीज, कोई इजाफा नहीं हो रहा रिएक्शन के रेट में सबस्ट्रेट के बढ़ाने पर भी। मिसाल मैं आपको देता हूँ, देखिए आप समझ ये जो सबस्ट्रेट है उसको समझ ले, वो है आपके पास ब्रेड, आपके पास मौजूद है ब्रेड, ठीक है। जो एंजाइम है उसको आप समझ ले ब्रेड मशीन, ब्रेड मशीन आपने देखी होगी, या सैंडविच मशीन, ठीक, बल्कि सैंडविच मशीन, सैंडविच मशीन आपने देखी होगी जिस मशीन से सैंडविच बनाते हैं। अब समझ ले ये एंजाइम है, ठीक है, और ये है सबस्ट्रेट। आपके पास मशीनें शुरू में काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास 100 मशीनें हैं सैंडविच बनाने वाली, आपके पास 50 ब्रेड हैं सिर्फ, तो शुरू के अंदर जो 50 सैंडविच है वो आपके बन रहे हैं 10 मिनट के हिसाब से। 10 मिनट में आप कितने बना पा रहे हैं, 50। बाकी की 50 मशीनें आपकी फारिग पड़ी हुई हैं, वो कोई काम नहीं कर रही। फिर आप क्या करें, सैंडविच 60 कर दें, सैंडविच यानी सबस्ट्रेट इंक्रीज़ किया, सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करने पे क्या हुआ, आपकी प्रोडक्ट एकदम से इंक्रीज़ होगी, 60 सैंडविच पर 10 मिनट के हिसाब से बनने शुरू हो गए। आप 70 कर दे, 70 बनेंगे, क्योंकि आपके पास एंजाइम मौजूद है, आपके पास मशीन अभी मौजूद है। जब आप 100 कर देंगे, 100 सैंड आपने ब्रेड ले आए 100, ठीक है, अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो 100 सैंडविच बन जाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। अब आप मज़ीद बढ़ा दें, मज़ीद आप सबस्ट्रेट को कर दे 150, अब रेट नहीं बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट ही रहेगा। आपको 10 मिनट के अंदर अब भी कितने हासिल होंगे, 100 सैंडविच ही हासिल होंगे। वाई, क्यों, क्योंकि आपके पास सैंडविच मेकर सिर्फ 100 है, आप 100 के अंदर डाल देंगे सैंडविच, बाकी जो आपके ब्रेड है वो फारिग पड़े हुए हैं, उनकी बारी तब आएगी जब पहले वाली मशीनें फारिग होंगी। सेम यही चीज़ एंजाइम के साथ होती है। एंजाइम देखें, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अंदर ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इस तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इस तरफ यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। देखिए आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन देखिए बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, अब ऊपर की तरफ जाए जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके ये ग्राफ कांस्टेंट हो गया इस पॉइंट पे, अब मज़ीद नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ऑल एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड, एंजाइम जितने भी थे उनके साथ ऑलरेडी सबस्ट्रेट जुड़ चुका है। इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट।
सारी की सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो फिल हो चुकी हैं, कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है। कोई नया सबस्ट्रेट तब जुड़ पाएगा इन एंजाइम के साथ जब पहले से मौजूद सबस्ट्रेट अलग होंगे। यानी एंजाइम कह ले, एंजाइम की एक्टिव साइट खत्म हो गई, सबस्ट्रेट तो और आ रहे हैं, उनको जुड़ने की कोई जगह नहीं मिल पा रही। आई होप आपको ये समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी सबस्ट्रेट तो इंक्रीज अब भी हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन, ये ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है कि आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ये लाइन नहीं जा रही। ठीक है, ऊपर की तरफ इसलिए नहीं जा रही, एक्टिव साइट खत्म हो गई है। तीसरा फैक्टर हमारे पास एंजाइम के ऊपर असरअंदाज होने वाला है, वो है टेम्परेचर। इम्पॉर्टेंट है ये। टेम्परेचर किस तरह से असरअंदाज होता है? रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप दर्जा हरारत को बढ़ाएंगे तो एंजाइम की काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसको समझने के लिए आप ये ग्राफ देखें ज़रा। इस तरफ है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ जैसे जैसे ये लाइन जा रही है, और एक्स एक्सिस के साथ है हमारे टेम्परेचर। यहाँ पे 0 टेम्परेचर है, 10 है, 20 है, 30, 40, 50 और 60। शुरू के अंदर देखिए टेम्परेचर आपका लो है, यानी कि यहाँ पे करीब कह ले 10 के करीब टेम्परेचर है। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए काफ़ी लो है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब रेट यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है रेट, और होता जा रहा है, होता जा रहा है ये रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ तक रिएक्शन का रेट मैक्सिमम हो गया। अब जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर ये रेट मैक्सिमम है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी आप कह लें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम का फेवरेट तरीन टेम्परेचर होता है, जो एंजाइम के लिए मुनासिब तरीन टेम्परेचर है। हर एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, और जो एंजाइम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ना, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37। अब ये देखिए, ये 37 यहाँ पे लाइन है, हमारे एंजाइम 37 पे सबसे तेज़ी से काम करते हैं। अब टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया तो रेट अगेन क्या होना शुरू हो गया? कम होना। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी एंजाइम काम नहीं करते, बल्कि उनकी रफ्तार सुस्त हो जाती हैं, और ये टेम्परेचर मुनासिब तरीन है 37। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है, और इसको फ़ारेनहाइट में हम कहते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। जो आमतौर पे हम बुखार चेक करवाते हैं ना डॉक्टर को, डॉक्टर हमें ये टेम्परेचर बताते होते हैं फ़ारेनहाइट वाला। अगर कभी कभार हमारा टेम्परेचर जो है, हमें बुखार हो तो हमारा टेम्परेचर 101 हो सकता है या 102 तक जा सकता है। अब आपको पता है जब आपको टेम्परेचर हो, आपकी बॉडी सही काम नहीं करती, आपको बेचैनी होती है, आपको चक्कर आते हैं, आपको कमज़ोरी फील होती है। वो इसी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, आपके एंजाइम सही काम नहीं कर रहे। एंजाइम के काम ना करने की वजह से आपको ये सारी बुखार की फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क्स एट इट मैक्सिमम रेट। वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम रफ्तार से काम करे, और इंसानी बॉडी के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता क्यों है? ये मैंने लिखा है, वाई रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दो वजूहात है। पहली वजह के हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में पहले लेक्चर में समझाया था कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, जैसे ये आपके पास एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसको आपने यहाँ तक लेके आना है, यहाँ ये आके प्रोडक्ट बनेगा, तो बीच में ये जो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, ये जो इतनी बड़ी चढ़ाई है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, तो ज़ाहिरी बात है जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, उसको हीट मिलेगी, वो चीज़ जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। दैट्स वाई के टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। दूसरी वजह, हीट से काइनेटिक एनर्जी भी मिलती है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं उनको कौन सी एनर्जी मिलती है? काइनेटिक। काइनेटिक क्या है? देखिए ये मॉलिक्यूल है हमारे पास बहुत सारे सबस्ट्रेट के। काइनेटिक एनर्जी ये होती है जब इनको आप गर्म करेंगे ना, तो ये मॉलिक्यूल यूँ वाइब्रेट करेंगे तेज़ी से।
इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, इनके एंजाइम के साथ बाइंड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जल्दी बाइंड करेगा उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरीके से बढ़ता है, यानी हीट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी भी मिलती है और काइनेटिक एनर्जी भी मिलती है। लेकिन अगर एंजाइम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37, आपने एंजाइम को टेम्परेचर दे दिया 50, अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो एंजाइम जल जाएगा, जलकर ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। ये भी आपने शॉर्ट याद करना है। डीनेचुरेशन क्या है, व्हेन टेम्परेचर रेज्ड अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम से भी जब टेम्परेचर अप चला जाए तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट। दरअसल एंजाइम जो है वो खुद भी अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं जो एक ख़ास सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। तो जब आप एंजाइम को गर्म करते जाएंगे तो एंजाइम के अंदर ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और फाइनली ये एंजाइम को तोड़ देंगे, एंजाइम ख़त्म हो जाएगा, एंजाइम बिल्कुल जलकर ये ख़त्म हो गया। इस चीज़ को हम कहेंगे डीनेचर होना। अब वो पिछले ग्राफ पे आए, ये देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, डीनेचुरेशन। एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो गए और बहुत हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल रेट ज़ीरो हो जाएगा, यानी सारे एंजाइम जल जाएंगे। इसी वजह से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा अंदर से बढ़ जाए तो हमारी डेथ हो जाती है। फोर्थ फैक्टर जो एंजाइम पे असरअंदाज होता है वो है पीएच। पीएच क्या होती है, पीएच दरअसल होती है किसी चीज़ के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उसको पीएच कहते हैं। हमारे ब्लड की जो पीएच है ना वो होती है तकरीबन 7.3 पीएच। हर एंजाइम एक ख़ास पीएच पे काम करता है, तो उस पीएच को कहते हो ऑप्टिमम पीएच। यानी एवरी एंजाइम वर्क्स मोस्ट इफेक्टिवली, यानी सबसे तेज़ी से काम करता है ओवर अ नैरो रेंज, एक नैरो सी रेंज में ऑफ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। अब नैरो रेंज का मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक एंजाइम है पेप्सिन। अब पेप्सिन जो है ये तकरीबन 2 पीएच पे काम करता है, 2 इसकी पसंदीदा पीएच है। अब नैरो रेंज से ये मुराद है कि ये 1.9 से लेके 2.1 तक काम कर लेगा, ये इसकी हद है। जब इस हद से आप इसको आगे लेके जाएंगे, 3 कर देंगे, इसके काम की रफ्तार स्लो हो जाएगी। कम करेंगे, पीएच 1 करेंगे, फिर भी स्लो होगी। ठीक है, यानी अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं ना पीएच का, तो आपके पास ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, ये ऐसे कि ये ऑप्टिमम पीएच है, इधर नीचे पीएच लिख ले 1 2 3। ऑप्टिमम पीएच पे तेज़ काम करता है, उससे आगे भी काम की रफ्तार स्लो हुई और पीछे भी। दरअसल पीएच चेंज होने से होता क्या है कि चेंज इन पीएच काज आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड होते हैं ना एंजाइम के पास, वो आयोनाइज हो जाते हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। और जब एंजाइम पे चार्ज आ जाए उसकी एक्टिव साइड के ऊपर तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता। एक तो एक्टिव साइट आयोनाइज हो गई, दूसरा आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी आयोनाइज हो सकता है। अब इन चेंज्ड कंडीशन के अंदर एंजाइम काम नहीं करेगा तो रेट स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर पीएच एक्सट्रीम चेंज हो जाए, यानी एक एंजाइम 2 पीएच पे काम कर रहा है, आप पीएच को एकदम से कर दे 11 पीएच के अंदर एक एक्सट्रीम चेंज आई, बहुत ज़्यादा चेंज आई, तो एंजाइम डीनेचर भी हो सकता है। यानी एंजाइम के डीनेचर होने की 2 वजूहात है, एक आप पीछे टेम्परेचर पढ़ के आए हैं और दूसरी वजह ये वाली है कि एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। आखिर पे ये एक टेबल सा बना हुआ है बुक के अंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको याद रखना है एमसीक्यूज़ के तौर पे। मैं इसको एक बार रीड करता हूँ। एंजाइम है कुछ, उनकी ऑप्टिमम पीएच लिखी हुई है। पेप्सिन, इसकी ऑप्टिमम पीएच है 2। पेप्सिन का आपको पता होगा ये हमारे स्टमक में काम करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर एक एंजाइम है सुक्रेज, इसकी 4.50 है पीएच। सुक्रेज जो है ये एक्चुअली सुक्रोज को तोड़ता है, जो हम चीनी खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट करता है। फिर एक एंजाइम है एंटीरोकाइनेज।
एंटीरोकाइनेज एक एक्टिवेटिंग एंजाइम है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। ये एक एंजाइम जिसका नाम ट्रिप्सन होता है उसको तब्दील करता है। अब सलाइवरी अमाइलेज, इस एंजाइम की पीएच है 6.80। ये सलाइवरी यानी कि हमारे सलाइवा थूक में होता है। अमाइलेज यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करता है। और फिर आखिर अगला है फिफ्थ है कैटालेज। कैटालेज नाम से जाहिर है ये तोड़ता है चीज़ों को, और स्पेशली ये H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ता है। इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है 7.60। काइमोट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करने वाला एक एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये। इसकी पीएच है 7 to 8। फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है, ये 9 पीएच पे काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आर्जिनेज, ये एंजाइम यूरिया बनाता है। यूरिया जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर से यूरिया को निकालता है और बनाता है। ये 9.70 पीएच पे काम करता है और ये एंजाइम लिवर में होता है। तो यहाँ से एमसीक्यूज स्पेशली पूछा जाता है, कभी कभार नाम दे दिया जाता है एंजाइम का, उसकी ऑप्टिमम पीएच लिखे, या कभी कभार ऑप्टिमम पीएच दे दी जाती है, ये पूछ लिया जाता है कि एंजाइम कौन सा है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।